हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK ज्ञान सेंटर में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जलवायु के बारे में बताते हैं। जलवायु क्या होता है कि जिस किसी स्थान पर जो वहाँ का मौसम होता है वो लगातार 30 सालों तक का औसत वहाँ पे चेक किया जाता है, और उससे उस वहाँ की जलवायु तय की जाती है कि वहाँ की क्या जलवायु होगी। तो दोस्तों, ये होता है जलवायु। उसके बाद वनस्पति और वन्य प्राणी। जंगलों में जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उसको वनस्पति कहते हैं, और जो वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं उसको वन्य प्राणी कहते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि जब आप टीवी देखते हैं तो उसमें रोज़ डेली समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें आपको दिखाई देता है कि मौसम के बारे में वहाँ पे बताया जाता है कि मौसम। तो मौसम वर्ड बार बार आपने सुना होगा। तो मौसम आखिर है क्या? तो मौसम में क्या होता है कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। यानी कि मौसम क्या होता है, रोज़ बदलता है। आज कुछ मौसम होगा, कल कुछ मौसम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है मौसम के अंदर कि तापमान, यानी कि कितनी गर्मी पड़ रही है, वर्षा और सूर्य का विकिरण इत्यादि इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मौसम कभी भी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा हो जाती है। जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खाने पीने में ठंडे पदार्थों का सेवन आप लोग करने लग जाते हैं। इसके विपरीत कब होता है? जब सर्दी आती है। सर्दी में क्या होता है कि आप ऊनी वस्त्र पहनते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ठंडी नहीं होती। जो गर्म चीज़ें होती हैं उनको खाना पसंद करते हैं। और ठंडी में तेज़ हवाएं भी चलती हैं। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। तो सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए। तो पहला जो मौसम है वो है सर्दी, जो कि दिसंबर से फरवरी तक रहता है। उसके बाद है गर्मी, जो कि मार्च से मई तक रहता है। उसके बाद वर्षा ऋतु, जो कि जून से सितंबर तक रहती है, और इसको मानसून आने का समय होता है इस समय जून में। उसके बाद है शरद ऋतु, ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। इसमें क्या होता है, मानसून लौटने का समय होता है। इस समय मानसून लौटना शुरू कर देता है, पूरी तरह से लौट जाता है धीरे धीरे। उसके बाद एक एक करके आपको हम इन सभी ऋतुओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले शीत ऋतु दिया हुआ है। तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है और यहाँ पे शीत ऋतु शुरू हो जाती है। अगला है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, जिससे क्या होता है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है धरती का, और दिन के समय गर्म और शुष्क हवा बहती है, जिसे हम लू भी कहते हैं। आपने ये सुना भी होगा। उसके बाद अगला जो है वो है वर्षा का मौसम, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। ये मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय जो पवन होती है, यानी कि जो हवा होती है, वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, और वह अपने साथ नमी लेकर आती है। जब ये पहाड़ से टकराती है तब क्या होता है, तब वर्षा होती है। अगला पॉइंट है शरद ऋतु, या फिर इसको आप कहेंगे मानसून के लौटने का समय। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर वापस बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, क्योंकि ये मानसून के लौटने का समय होता है। यह मानसून के लौटने का समय होता है, और भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में
इस मौसम में वर्षा होती है, यानी कि जब मानसून लौटता है तब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में, यानी कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में वर्षा होती है। अब यहाँ पे आ चुका है अगला पॉइंट हमारा, जलवायु। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों तक मापी गई औसत मौसम की औसत को जलवायु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, तो यहाँ पे आपने एक लंबे समय तक यहाँ का जो मौसम है उसको आप मापेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। फिर उस एवरेज से तय होगा कि उस स्थान की जलवायु क्या है। तो जो एवरेज तय किया जाता है लगभग 30 वर्षों का तय किया जाता है, 30 वर्षों का देखा जाता है। तो भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून दोस्तों एक वर्ड है जो कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो भारत की जो स्थिति है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। तो भारत के ज़्यादातर जो खेत है वो कृषि के द्वारा, जो खेत है वो मानसून के समय में उस पर अच्छी फसल उगाई जा सकती है। तो पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आ गया कि किसी स्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित होती है वो जलवायु। तो वो जलवायु कैसे प्रभावित होती है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, यानी कि किस स्थिति में वो है, यानी कि किस स्थान पर है ये, और ऊंचाई, समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर है, समुद्र से दूरी और समुद्र से कितनी दूरी है, और उच्चावच, उच्चावच यानी कि उबड़ खाबड़ जो स्थान है वो किस तरह का है वहाँ का स्थान। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्र विभिन्नता का अनुभव होता है। तो अगर भारत की आप बात करेंगे तो जगह जगह पे अलग अलग तरह की जलवायु आपको देखने को मिलती है। अगर आप हिमालय के क्षेत्रों में जाएंगे तो अलग जलवायु होगी, दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग जलवायु होगी, मध्य भारत में जाएंगे तो अलग तरह की जलवायु देखने को मिलेगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत ही ज़्यादा गर्म स्थान है। जबकि इसके विपरीत अगर आप जाते हैं लद्दाख में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू लद्दाख के द्रास में जाते हैं, कारगिल में जाते हैं, तो यहाँ पे बर्फीली ठंड पड़ती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो दोस्तों जो लद्दाख है वो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। अब बीजेपी सरकार ने इसको अलग कर दिया है और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब बात करते हैं आगे। तो तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप समुद्र के पास जाएंगे तो समुद्र के पास वाला जो इलाका होता है जो समुद्र से टच होता है उसको हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु, यहाँ की जलवायु मध्यम है, मध्यम आकार की है। वे ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं, यानी कि यहाँ पे वायु में जो नमी है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो विश्व में सबसे अधिक जल वर्षा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वो है मेघालय में स्थित है मौसिनराम, और इसके बाद फिर चेरापूंजी आता है। ठीक है, जहाँ जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती नहीं। तो राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कितने सालों तक वर्षा होती ही नहीं है, कभी कभी वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है कि वह पेड़ पौधे जो किसी स्थान पर अपने आप उग जाते हैं स्वयं, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाला मैदान भी देखते हैं जिसमें आपको खेलना पसंद है। कुछ छोटे पौधे भी देखते हैं आप जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे जिनमें कांटे होते हैं उनको हम झाड़ी कह देते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं
उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। ठीक है। उसके बाद है घास, झाड़ियाँ, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं यानी कि उगते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं यानी कि नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो ये कह रहा है कि क्या आप ये नहीं सोचते कि ये जो चीज़ें अभी अब मैंने आपको बताई है कैसे एक दूसरे से अलग है। तो दोस्तों अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे आप ठंडे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ की जलवायु, वहाँ की जो वनस्पतियाँ वो अलग होगी। गर्म स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पे अलग होगी। वर्षा वाले स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ थोड़ी सी अलग होगी। तो इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में जो जलवायु है वो भिन्न भिन्न तरह की है, इसलिए भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ा कि देखिए हमने देखा कि वनों का बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है। तो वन क्या है दोस्तों? पृथ्वी का एक भाग जहाँ पे प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे हम वन कहते हैं। और दोस्तों वन बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा स्थान में फैला होता है। तो वन की आवश्यकता आखिर हमें क्यों है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। नंबर 1 पॉइंट, ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग कार्य करते हैं, हमारे लिए बहुत तरह से फ़ायदेमंद हैं। तो पहला क्या है कि सबसे पहले तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। उसके बाद एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा है पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, मतलब जो उपजाऊ मिट्टी होती है ऊपर की उसे बहने नहीं देती। जो घास होती है, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है वो, इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती है, यानी कि मृदा अपरदन को रोकते हैं पेड़ पौधे। उसके बाद पेड़ों से हमें या वनों से हमें क्या क्या मिलता है? ईंधन, यानी जलाने के लिए लकड़ी, कोयला बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती है, चारा मिल जाता है, जड़ी बूटियाँ मिलती है, लाख मिलता है, शहद मिलता है, गोंद मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है जो कि वनों से या जंगलों से हमें प्राप्त होती है। वन में एक चीज़ दोस्तों और होता है, वो होता है वन्य जीव, यानी कि जो जंगली जानवर जंगलों में या वनों में पाए जाते हैं वो क्या होता है? उनका प्राकृतिक निवास होता है। वो प्राकृतिक रूप से आपको जंगलों में ही जानवर मिलेंगे, वनों में ही जानवर आपको मिलेंगे। तो जंगलों में आप देखेंगे तो पेड़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे आपको हाथी, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिरण, भालू, अनेक बंदर, अनेक अलग प्रकार के जानवर मिलते हैं। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो रही है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं ताकि पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सके। क्योंकि दोस्तों हमारा जीवन जो है पूरी तरह से पेड़ों पर निर्भर है, और पेड़ों से दोस्तों बारिश भी होती है। पेड़ इस तरह का वायुमंडल क्रिएट करते हैं कि जिससे इस तरह का वातावरण क्रिएट करते हैं, बनाते हैं कि जिससे वर्षा अधिक से अधिक होती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि पेड़ से हमें प्राप्त होती है। एक बार एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दवाइयाँ हैं, तो इसमें क्या क्या है? इसमें देखिए दवाइयाँ हैं, आश्रय हैं रहने के लिए, जो हम घर वगैरह बनाते हैं उसमें सब में पेड़ों का इस्तेमाल होता है। चारा है, ईंधन है, खेल का सामान है, फर्नीचर है, इमारती लकड़ी है, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है, गोंद है, अमलाक है, फल है, शहद है। तो ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें जो हमें, रबड़ है, जो हमें पेड़ों से या वनों से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी क्या होते हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो वन क्या होते हैं? वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। वनों में जंतुओं की हजारों
प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप यानी कि ज़मीन पर रेंगने वाले जीव घूमते हैं। उभयचर पक्षी, स्तनधारी, कीट, कृमियों का निवास होता है। दोस्तों उभयचर क्या होता है? उभयचर होता है ऐसे जीव जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंढक। ठीक है। उसके बाद दोस्तों पक्षियों के बारे में आप जानते ही हैं। स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उन्हें स्तनधारी कहते हैं। उसके बाद कीड़े मकोड़े आप जानते ही हैं। उसके बाद कृमि क्या होता है? जैसे केंचुआ जो रेंग कर चलते हैं। केंचुआ मतलब छोटे कीट होते हैं, छोटे रेंगने वाले जीव। और जो सरीसृप है वो बड़े होते हैं, जैसे सांप वगैरह। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया हुआ है कि बाघ जो है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है, यानी कि नेशनल एनिमल है। उसके बाद यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो गुजरात के गिर वन में अगर नेशनल पार्क में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एशियाई शेर मिलेंगे। यहाँ पे जो दोस्तों वन होता है, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है या नेशनल पार्क होता है, वो जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर शिकार कोई नहीं कर सकता। तो हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा जो कि असम के जंगलों में घूमते हैं, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे आपको। हाथी केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। ऊंट, रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं, यानी कच्छ के मैदान में मिलेंगे, यानी गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे, राजस्थान गुजरात में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त हम देखें तो दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक नया वर्ड था, चीतल। चीतल क्या होता है दोस्तों? चीतल हिरण की एक प्रजाति होती है। ठीक है। और अब बात करते हैं आगे। उसके बाद भारत में पक्षियों का भी ऐसी मतलब भारत में भी पक्षी, बहुत तरह के पक्षी पाए जाते हैं। तो इसमें से सबसे जो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल एनिमल है। भारत में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि भी पाए जाते हैं। और ये सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आपको मिलेंगे, यानी जो बर्ड सेंचुरी होती है वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेंगे, जो पक्षियों का उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। जो बर्ड सेंचुरी होती है, जो पक्षी अभ्यारण्य होता है, वहाँ पे शिकार करना मना होता है। फिर क्वेश्चन आपके लिए दिया है कि क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? ये आपको दोस्तों कमेंट करना है, आपके लिए छोड़ते हैं इसको हम। तो भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें कोबरा और करेत प्रमुख जातियां हैं। उसके बाद वनों के कटने, जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेज़ी से घट रही है। तो बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना भी शुरू की है। और इसमें आपको बोला है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको कुछ पशु विहार और पशु विहारों के नाम पता करने हैं। उनको बताना है कि मानचित्र पर उनकी स्थिति क्या होगी। ये देखिए दोस्तों, ये जंगल का चित्र है, वन्य जीव आपको यहाँ पे सब दिखे। उसके बाद है कि आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर दें। अगर आप इन चीज़ों को खरीदेंगे नहीं तो कोई भी इनका शिकार इन चीज़ों को बनाने के लिए नहीं करेगा। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जाए, तो इस तरह से हम वन्य जीवों को बचा सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारा
आपको कटिंग दे रखी है, यहाँ पे सारा न्यूज़ वगैरह में जो आता रहता है वो यहाँ पे कटिंग दे रखी है, बता रखा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। और अब देख लेते हैं एक बार MCQ। अगर MCQ आपके सही गए तो आपने अच्छा पढ़ाई किया है लेसन को। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है मौसिन राम। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। उसके बाद तीसरा MCQ है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? समुद्र स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, या फिर पठार से मैदान की ओर। तो इसमें दोस्तों जो तीसरे में जो इसका जो आंसर है वह है समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका। फिल इन द ब्लैंक्स आप स्वयं करेंगे। अगर दोस्तों कोई भी डाउट आपको इस पार्ट से लेकर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट और NCERT के सभी चैप्टर आप लोग देख सकें। अगर आपने इस क्लास 6 के भूगोल के बाकी चैप्टर यानी कि ज्योग्राफी के जो बाकी चैप्टर उनको नहीं रीड किया है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे चैप्टर वहाँ से देख सकते हैं। हमने पूरी 1 से लेके 8 तक के सारे चैप्टर बना दिए हैं और आप उनको पढ़ के अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, DSSB, UPSC या फिर बैंकिंग, रेलवे या और किसी भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो दोस्तों और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अपनी वीडियो को देख के अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें। थैंक्स दोस्तों।